80-20 सीरीज इकोनॉमिक्स में आज डिस्कस करेंगे एपिसोड 18 में पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी। हर साल यूपीएससी यहाँ से 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन यहाँ से, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, फंस जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। एक बार पीवाईक्यूज देखेंगे और पीवाईक्यूज ही कर लिए तो वहीं से रिपीटेशन होने का काफी ज्यादा हाई चांसेस है, अनटिल अनलेस कि आपके पॉपुलेशन में सेंसेस ना आया हो, डिलिमिटेशन ना आया हो, या फिर कोई पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई टर्म नहीं आई हो। अगर ये सब कुछ आएगा तो पहली प्रेफरेंस उनको होगी, नहीं तो ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट जो ऑलरेडी पीवाईक्यू पूछे गए हैं उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो विदाउट टेकिंग योर टाइम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2008 का क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ पर्सन अबव 65 ईयर्स ऑफ द एज इन द इंडियाज करंट पॉपुलेशन। ये क्वेश्चन पुराना है, इसका आंसर भी पुराना है, हमें आज के तरीके से देखना है बिकॉज अब गवर्नमेंट की स्कीम्स के अंदर एजिंग पॉपुलेशन से रिलेटेड काफी ज्यादा आपका प्रेफरेंस देखा जा रहा है, प्रायोरिटी देखी जा रही है। इसीलिए हमें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि कितने परसेंटेज आपको 65 ईयर से ज्यादा लोग हैं, लगभग 60 से ज्यादा कितने हैं और उससे नीचे कितने हैं। तो एक परसेंटेज में हमें इंडिया का डेमोग्राफी पता होना चाहिए, ठीक है। उस टाइम लगभग 5-6% थे, आज की डेट में 7% आपको 65 प्लस मिलेंगे। एंड 60% अगर प्लस की बात करें तो लगभग 10% के अराउंड आज इंडिया के अंदर पॉपुलेशन है। और ये माना जा रहा है कि 2050 तक लगभग ये 20% हो जाएगा, मतलब जो 60 प्लस जो हमारे लोग हैं, एजेड लोग हैं, वो सीनियर सिटीजन है, वो 20% हो जाएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे आगे फ्यूचर में एक फाइनेंशियल बर्डन हो सकता है इन द पेंशन से रिलेटेड एंड अदर। सो एजिंग एक प्रॉब्लम इंडिया के लिए आगे फ्यूचर में हो सकती है, इसीलिए गवर्नमेंट अभी से कमर कस के तैयारी कर रही है। चाहे वो आयुष्मान भारत, आप हेल्थ स्कीम में देखो, उनको और ज्यादा एज को बढ़ा दिया है उसके अंदर। तो ये आपको दिखेगा, आप स्कीम्स में भी देखेंगे तो काफी ज्यादा आपको दिखेगा ये चीज। सो इंडियाज डेमोग्राफिक प्रोफाइल ग्रेजुअली एजिंग एज ऑफ रिसेंट एस्टिमेट, ये 2023-24 के एस्टिमेट है, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन अबव एज इज 65, ठीक है, लगभग 7% के आसपास है 65 अब के लोग। उसके अलावा अगर मैं आपको एक डेमोग्राफी का एक मोटा मोटा यहाँ पे बताऊं तो 10% के अलावा, मतलब अराउंड 11%, 10 to 11% आपके यहाँ पे पॉपुलेशन हमारी है 60 प्लस, ठीक है। 15 ईयर से कम लगभग 25% के आसपास है लोग, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है वर्किंग एज फ्रॉम 15 to 59, ये है हमारे लगभग 65%, जिसमें तुम और मैं आते हैं, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि प्लीज यार समय बर्बाद मत करो, अच्छे से अच्छा जो है अपनी जितना अपने से बेस्ट हो वो करो, सेटल हो, पैसे कमाओ, या फिर सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करो, जो भी करना है। बट यार सोसाइटी को कुछ भी नुकसान ना पहुंचे, बस वो काम करो, क्योंकि हम ही फ्यूचर है हमारे देश का, ठीक है। सो ये 65% लोग है 15 to 59, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इंडिया, चाइना एंड यूके एंड यूएस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करंट सीक्वेंस ऑफ मीडियन एज ऑफ देयर पॉपुलेशन। देखो ये क्वेश्चन बहुत पुराने हैं, लेकिन ये डेटा हमें पता होना चाहिए फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। मेंस एग्जामिनेशन में भी आपको ये डेटा पता होना चाहिए कि यार मीडियन एज कितनी है इंडिया की, चाइना की, ठीक है, जिससे आप आंसर्स बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं दो एक्सट्रीम की बात करूं तो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम में अगर मीडियन एज कम होगी वो होगी इंडिया की, इंडिया की सबसे कम होगी। और अदर एक्सट्रीम में आपको मिलेगा यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, फर्स्ट स्टेटमेंट कट हो गया, सेकंड भी कट हो, ये फोर्थ भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इंडिया, चाइना, यूएस एंड यूके। इंडिया, चाइना, यूएस एंड यूके। अब देख लेते हैं कि एग्जैक्ट नंबर्स क्या है। इंडिया के लगभग 28 to 29 मीडियन एज है, मतलब 28-29 साल हमारी मीडियन एज है। वहीं पे चाइना की आपको 39 देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद यूएस की 38-39, लगभग चाइना यूएस बराबर। और यूके में आपको 40-41 के आसपास देखने को मिलेगी, ठीक है। एज पर इंडियाज नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, by which one of the following years is our long term objective to achieve population stabilization, ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। ये मैंने आपके लिए छोड़ा है कि आप मेरे को ये एग्जैक्ट जो ईयर है वो बताएंगे, क्या वो 2025 था या फिर आने वाला 2025 है, ये 45 है, ठीक है। बट मैं आपको बताऊंगा पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन होता क्या है, तो आप मुझे बताएंगे कि ये ईयर कौन सा है कमेंट बॉक्स में।
What is population stabilization? It is a stage where the size of the population remains relatively unchanged over the time, also known as zero population growth. This occurs when the number of the birth plus in migration equals to the number of deaths plus out migration. ठीक है, माइनस सॉरी प्लस आउट माइग्रेशन. Because of population momentum, a large young population entering reproductive age, it typically takes a few decades to reach this stabilization phase even after a country achieve replacement level TFR of 2.1. इसको हम आगे डिस्कस करेंगे ये TFR रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है, बट इतना समझिए पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन क्या है. ये बहुत एक ऐसा स्टेबलाइजेशन जहां पे जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ हो. जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ फेज को बोलते हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन. ये आपके रिप्लेसमेंट लेवल आने के बाद भी लगभग डिकेड लग जाता है यहां तक पहुंचने के लिए. ठीक है, और इसका फॉर्मूला ये याद रखिए, ये डायरेक्ट यूपीएससी टर्मोलॉजी क्वेश्चन पूछ सकता है फॉर द फ्यूचर कि नंबर ऑफ बर्थ प्लस माइग्रेशन इक्वल्स टू द नंबर ऑफ डेथ प्लस आउट माइग्रेशन, मतलब इफेक्टिवली जीरो. ठीक है, जीरो हो जाएगा आपका. तो ये दिमाग में रखना है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट यूपीएससी पूछ सकता है. ये 2009 का क्वेश्चन है. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट takes into the account the death of infants within a month of after birth. Within a month after a birth. ठीक है, infant mortality rate is the number of infant deaths in a particular year per 100 live birth during that year. ठीक है, ये 100 वाला जो है डेटा हम नहीं पढ़ते, मोस्टली 1000 पढ़ते हैं यहाँ पे. ठीक है, मेजोरिटी ऑफ केसेस में हम 1000 पढ़ते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा. पर 1000 में हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को देखेंगे. और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टेक्स इनटू द अकाउंट डेथ ऑफ इन्फेंट्स विद इन अ मंथ. तो विद इन मंथ वाला होता है नियोनेटल. ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी अप टू 1 ईयर होता है, अप टू 1 ईयर. ठीक है, अप टू 1 ईयर होता है, ये बात याद रखना. ये नियोनेटल की डेफिनेशन है. नियोनेटल मॉर्टल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इस तरीके का कुछ होगा, तो वो दिमाग में रखिए. करेक्ट है नीदर 1 नॉर 2. ठीक है, सो अगर IMR इज कैलकुलेटेड एज अ नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ पर्टिकुलर ईयर, 1000 लिव बर्थ ड्यूरिंग दैट ईयर, नॉट पर 100. And first statement, infant mortality rate takes into the account death of infants within a 1 year of a birth, not 1 month. मतलब ये 1 month, और यहाँ पे यूपीएससी गड़बड़ कर सकता है आगे फ्यूचर में, ये ट्रैप आपको याद रखना है. द डेथ ऑफ एन इन्फेंट विद इन द फर्स्ट 28 days इज लाइफ स्पेशली कॉल्ड नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट. नवजात मृत्यु दर, नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट, आपको दिमाग में रखना है. ये दोनों डेफिनेशन फिर से यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है. ये आपको बस पॉपुलेशन डेमोग्राफी में टर्म्स कीवर्ड्स पता होनी चाहिए, डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, यहीं से मोस्टली क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे. कंसीडर द फॉलोइंग स्पेसिफिक स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किस तरीके से डेमोग्राफी ट्रांजिशन होता है, मतलब किस तरीके से हर कंट्री एक डेमोग्राफी में ट्रांजिशन की ओर जाती है, वो ट्रांजिशन क्या है, समझिए बात. दोनों एक्सट्रीम्स को पहले आइडेंटिफाई कीजिए. दोनों एक्सट्रीम्स क्या होंगे? ठीक है, एक्सट्रीम्स होंगे सबसे पहले हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट. ये तो होगा एक्सट्रीम नंबर 1. ठीक है, एंड सेकेंड एक्सट्रीम क्या होगा? हाई लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट. ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट वाला एक्सट्रीम. ठीक है, सो 2 1 और 3 बीच में आ जाएगा. 2 3 1 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट. हाई बर्थ रेट क्यों? हाई बर्थ इसलिए क्योंकि ये परसेप्शन है सोसाइटी के अंदर कि बच्चे भगवान की देन है. बच्चे भगवान की देन है, कोई बात नहीं, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 7 हो, 10 हो, कोई दिक्कत नहीं है. बच्चे भगवान की देन है, ये परसेप्शन है सोसाइटी के अंदर. और मतलब आप कह सकते हो कि बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज पे है सोसाइटी, इसीलिए इस तरीके के परसेप्शंस को वो फॉलो कर रही है. एजुकेशन बहुत कम है, लिटरेसी बहुत कम है, फैमिली प्लानिंग के बारे में बहुत कम जो है नॉलेज है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बहुत कम नॉलेज है, इसीलिए बर्थ रेट काफी ज्यादा हाई है. अब डेथ रेट हाई क्यों है सोसाइटी में? सोसाइटी में डेथ रेट इसलिए ज्यादा है बिकॉज डिजीजेस काफी है. ठीक है, हेल्थ अभी इंटरवेंशन इतना ज्यादा नहीं हो रखा, इसलिए डेथ रेट भी काफी ज्यादा है. और डेथ रेट ज्यादा है, ये भी एक कारण है फॉर द हाई बर्थ रेट, बिकॉज डेथ रेट है तो बच्चे सर्वाइव ही नहीं करेंगे. बच्चे सर्वाइव ही नहीं करेंगे तो ज्यादा पैदा करो, 10 पैदा करोगे तो कोई 2 4 बचेंगे. ठीक है, तो ये भी एक परसेप्शन है, और ये भी एक आप कह सकते हो एक कॉज है फॉर द हाई बर्थ रेट. तो फर्स्ट, कभी भी कोई सोसाइटी
प्रिमिटिव से मॉडर्न की ओर जाती है। तो सबसे पहले प्रिमिटिव में आपको हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट देखने को मिलेगा। उसके बाद धीरे-धीरे बर्थ रेट तो उतना ही रहेगा, बट डेथ रेट पे आप कंट्रोल कर सकते हो। आप हेल्थ इंटरवेंशन, पोलियो की दवाई दे दी, ठीक है? आप मलेरिया के लिए कुछ कर लिया और कर लिया, तो कंट्री ने, ठीक है, धीरे-धीरे हेल्थ इंटरवेंशन करते डेथ रेट को कंट्रोल कर लेते हैं, तो लो डेथ रेट आ जाती है। बट हाई रेट बर्थ रेट तो उतनी ही रहती है। तो सेकंड, 3 एंड 1, ठीक है? तो सेकंड उसके बाद आपका क्या होता है? हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, एंड लास्ट में होता है लो बर्थ रेट। अब एजुकेशन आ चुकी है, ठीक है? लोगों को समझ आ गया फैमिली प्लानिंग क्या होती है, ठीक है? और काफ़ी ज़्यादा हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है, इसलिए डेथ रेट भी कम हो गया है। सो 2, 3, 1 ये हमारा आंसर होगा यहाँ पे। दिस इज़ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। कुछ इस तरीके से चलता है। फर्स्ट स्टेज के अंदर बर्थ रेट हाई एंड डेथ रेट भी हाई। हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, ठीक है? लगभग ये आपको जो अंडर डेवलप्ड नेशन है, वहाँ पे वो मोस्टली इसी स्टेज पे होते हैं। उसके बाद सेकंड है एक्सपेंडिंग। इसी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन का इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि गैप हो रहा है। इसे बोलते हैं नेचुरल इंक्रीज इन दी पॉपुलेशन। व्हाई नेचुरल इंक्रीज? बिकॉज बर्थ रेट तो उतनी ही है जैसे वो पहले थी, ठीक है? हाफ तक तो वही बर्थ रेट है, ठीक है? उसके बाद धीरे धीरे बर्थ रेट कम हो रही है, बट सडनली डेथ रेट आपका बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गया, तो दिस विल ऐड द पॉपुलेशन। इससे पॉपुलेशन ऐड हो रही है, ठीक है? सो इसे बोलते हैं नेचुरल इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन। इसी में सबसे ज्यादा हाई पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। उसके बाद दोनों ही फ्लक्चुएट करते मतलब यहाँ पे फ्लक्चुएशन होता है, एक्सपेंडिंग है, यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, यहाँ एक्सपेंडिंग है और यहाँ पे फ्लक्चुएशन कम हो जाता है और धीरे धीरे स्टेगनेंसी की ओर आ जाती है, जैसे कनाडा, जापान, यूएसए, इस तरह की हाईली डेवलप्ड नेशन, ठीक है? तो इंडिया भी कहाँ पे है? इंडिया, अगर मैं सही बताऊं टू बी प्रिसाइज, सेकंड स्टेज के अंदर हम सेकंड हाफ में है, मतलब यहाँ पे है। वी आर राइट नाउ एट दिस स्टेज, वी आर राइट नाउ एट दिस स्टेज, एंड वी अभी बहुत जल्द यहाँ तक पहुंच जाएंगे, लगभग 2050, 60, 70 के आसपास। 70 मान लो, क्योंकि अलग अलग इंडिया के अंदर डेमोग्राफिक विंडो भी आपका अलग अलग तरीके से वर्क करता है। डेमोग्राफिक विंडो का मतलब ये है, जैसे अगर मैं बात करूं तो लगभग इस तरीके से काम करेगा। यहाँ पे आपको डेमोग्राफिक विंडो, मतलब कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है वो अब धीरे 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 कम होगा और यहाँ पे एजिंग बढ़ रही है। साउथ के अंदर एजिंग बढ़ रही है, वेयर एज नॉर्थ अभी भी काफी यूथफुल है, ठीक है? तो धीरे धीरे डेमोग्राफिक विंडो ओपन। इंडिया की सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया की डेमोग्राफिक विंडो 2070 तक ओपन है। 2070 क्यों? क्योंकि नदर्न इंडिया के अंदर डेमोग्राफिक डिविडेंड अभी भी हाई रहेगा, ठीक है? साउथ इंडिया में कम रहेगा, तो साउथ इंडिया अचीव कर लेगा 220-50 तक। उसके बाद आगे इंडिया को आगे लेके जाएगा नॉर्थ इंडिया, ठीक है? सो ये एक तरीके का, इसलिए कहते हैं कि इंडिया में ये डाइवर्सिटी का एक फायदा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी डेमोग्राफिक विंडो काफी ज्यादा ओपन है, हमारे लिए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, इसलिए कहते हैं 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू अस, ठीक है? तो प्लीज इस बात को दिमाग रखिए और प्लीज मेहनत कीजिए। प्लीज कोई भी मक्कारी मत कीजिए अपनी मेहनत के अंदर। आप अपना बेस्ट दीजिए, जो भी आप फील्ड के अंदर अभी पढ़ रहे हैं, तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ टाइम पास पैसे लगा रहे हैं, ठीक है? पेरेंट्स आपका इंतजार कर रहे हैं कि यार कुछ बन के आएगा और आप कहीं पैसे उड़ा रहे हो, तो प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए, बिकॉज यू आर demographic dividend of the nation. So please keep this thing in your mind. India is regarded as a country with a demographic dividend. This is due to why? ठीक है? इट्स हाई पॉपुलेशन इन द एज ऑफ बिलो 15 years, इट्स हाई पॉपुलेशन एज बिटवीन 15 to 64, इट्स हाई पॉपुलेशन एज above 65, इट्स हाई total population. So answer is without any doubt option B, the high population age of 15 to 64. This is the working age, ठीक है? और यहीं पे इसे बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ठीक है? अ डेमोग्राफिक डिविडेंड इज अ इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल that occurs when the share of working age population, कितना शेयर है? 65%, ठीक है? is larger than, it's a larger than non working age share। तो नॉन वर्किंग कितना हो गया? 35%, ठीक है? सो हु आर यंगर एंड 65 प्लस, ठीक है? सो कहीं ना कहीं ये दिस इज द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड। आई होप आप मेंस में भी इसको यूज करेंगे, GS1 एंड GS3 दोनों में ये टॉपिक है डेमोग्राफिक डिविडेंड, बोथ इन ज्योग्राफी एज वेल एज इन इकोनॉमिक्स, ठीक है? टू ऑब्टेन फुल बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड व्हाट शुड इंडिया डू? क्या करना चाहिए? स्किल डेवलपमेंट, इंट्रोड्यूसिंग मोर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है? प्राइवेटाइजेशन करने से क्या होगा?
इससे एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी, सोशल जस्टिस नहीं होगा, ठीक है? तो हम बेटर यूज़ नहीं कर सकते हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड का। 65% जनता के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है? उनके लिए ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लानी चाहिए। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स 60 प्लस में ज़्यादा चाहिए, ठीक है? तो ये भी नहीं है, स्कीम्स चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि 65% जो पॉपुलेशन है उसको नहीं चाहिए, उसको भी चाहिए, बट ज़्यादा 65 60 प्लस प्लस दिस इज़ नॉट मतलब कह सकते हैं कि ये कोर रीज़न नहीं है फॉर दिस कि हमें फुल बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है? स्कीम से ही डेमोग्राफिक डिविडेंड मिले, कह ही नहीं सकते। क्या हम इन्फेंट मोर्टेलिटी कम कर लें? इन्फेंट मोर्टेलिटी कम कर लेंगे तो उससे क्या होगा? उससे तो नीचे के बेस में फ़र्क पड़ने वाला है, ठीक है? उसमें बेस में फ़र्क पड़ने वाला है और तो कुछ नहीं है। हमें स्किल डेवलपमेंट करना होगा। हमारे यूथ को बेसिक एक्सेल शीट बनानी नहीं आती, एमएस वर्ड चलाना नहीं आता। अब तो चलो एआई का ज़माना है, एआई भी एआई के टूल्स अभी भी नहीं आते, ठीक है? वही इंस्टाग्राम पे वीडियो आती है, वो बताते हैं कि प्रॉम्प्ट हम एक आपको प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, आप कमेंट में लिखिए लिंक, ठीक है? इस टाइप की वीडियो मैं भी बनाता हूँ इंस्टा पे। क्यों? क्योंकि हम लोग कभी ट्राई ही नहीं करते, ठीक है? किसी ने कर दिया कमेंट लिंक, तो लिंक करते हैं सब और सब वो प्रॉम्प्ट करते हैं, वही कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। खुद से कभी ट्राई करने की कोशिश नहीं की। बहुत अच्छी एआई ऐप्स है, तो प्लीज़ यार जब भी टाइम मिले आप एआई के लिए ज़रूर जो है थोड़ा-थोड़ा कीजिए, जिससे फ्यूचर के लिए आप रेडी हो सके काफ़ी। सो आंसर इज़ प्रमोटिंग स्किल डेवलपमेंट। Having a large youth population is only a potential advantage. To convert this into an actual economic dividend, this workforce must be productive, employable, and capable of contributing to the economy. If the youth lack necessary education training, the demographic dividend can easily turn into the demographic disaster due to high unemployment and social unrest. Therefore, promoting skill development is the most direct way to harness this potential. हमारे जनता हम लोग कहाँ लगे हुए हैं? हम रील देखने में लगे हुए हैं, ठीक है? हम रील देखने में लगे हुए हैं, ठीक है? रील ही हमसे नहीं छूट रही है, ठीक है? मोबाइल ही हमारे लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो रखा है। तो कहाँ से हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बनेंगे? हम तो डेमोग्राफिक डिजास्टर वाले कर्म कर रहे हैं। तो प्लीज़ यार वो कर्म अगर कर रहे हो तो उस कर्म को कम करो, कोशिश करो, ठीक है? वी ऑल आर ऑन द सेम स्टेज, हम सब एक ही स्टेज पे हैं, एक-दूसरे का सहारा बनो, एक-दूसरे को सपोर्ट करो। मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ और तुम मेरे को सपोर्ट करो, दोनों मिलके एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तभी हम डेमोग्राफिक डिजास्टर होने से बच जाएँगे। हम हमारा पोटेंशियल एडवांटेज ले लेंगे, ठीक है? और डेमोग्राफिक डिविडेंड देश के लिए जो है एक ऑरेंज इकोनॉमी, ठीक है? अगर आज की डेट में अगर रील को ही बनना है तो रील क्रिएटर बनो, रील कंज्यूमर मत बनो, रील क्रिएटर बनो। ऑरेंज इकोनॉमी गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा इस पे फोकस कर रही है, ऑरेंज इकोनॉमी, ठीक है? बट अभी पढ़ाई कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो यूपीएससी की तैयारी करो, ठीक है? सो इंट्रोड्यूसिंग मोर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, नहीं तो कहोगे भैया डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो आप। व्हाइल क्रूशियल फॉर द वेलफेयर स्टेट टू प्रोटेक्ट पर्पल, प्लीज यार अगर रील्स भी बनाओ ना यूपीएससी से रिलेटेड, तो वो वाली मत बनाना कि यार एक टेबल चेयर पे जाके पीछे गाना चला दिया, व्लॉग्स वाली वीडियो, यार प्लीज वो मत बनाना, उससे कुछ भी नहीं मिलता सामने वाले को, ठीक है? 2 मिनट का बस तसल्ली मिलती है और कुछ नहीं मिलती कि हाँ रिलेटेबल लगता है। अगर कुछ करना भी हो, रील बनानी हो तो कुछ एटलीस्ट कुछ कुछ भी थोड़ा-सा एजुकेशन दे देना, उनके लिए हेल्प हो जाए, ठीक है? तुम चाहे उनको पीवाईक्यू ही करवा देना, जो मैंने करवाया उसी का कॉपी कर लेना, कोई इश्यू नहीं है। बट प्लीज़ वो यार वो टेबल चेयर वाली वीडियो मत बनाना, ठीक है? पीछे एक गाना चला के देश भक्ति वाला या फिर जोश वाला, ठीक है? उससे कुछ नहीं होता, 2 मिनट का वो सिर्फ़ एक मोटिवेशन है, 2 मिनट का आता है। मेन इंटरनल जो मोटिवेशन होता है वही यूपीएससी जैसी तैयारी में आपको चाहिएगा, ठीक है? तो प्लीज़ अगर बनाओ तो प्लीज़ ये वाला बनाना, वो वाला मत बनाना। पर व्यूज़ उसमें आएँगे याद रखना, वो टेबल चेयर वाली में ज़्यादा व्यूज़ आएँगे, उसी को लोग ज़्यादा शेयर करेंगे। इनको शेयर कम करते हैं, इनको लोग कम देखते हैं, जो एजुकेशनल कंटेंट होता है। दिस इज़ द रियलिटी, हार्श रियलिटी एंड इवन आई एम आल्सो फेसिंग दिस। बट ठीक है, अब इस बात का प्राउड है कि आई एम गिविंग एट लीस्ट समथिंग टू यू। मैं कुछ ना कुछ आपको कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ आपकी तैयारी में, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सैटिस्फैक्टरी है। ठीक है? तो ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम से क्रूशियल है, बट प्रोटेक्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन, ठीक है? बट रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लोअरिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाइटल फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट, बट इट अफेक्ट द वेरी बॉटम ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड, जो मैंने आपको बताया। प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंप्रूव कर सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर, बट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, तो ये इंक्लूसिव नहीं है। ठीक है? फिर से यही क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? इज़ अ कांसेप्ट इज़ बेटर एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस व्हिच अनेबल्स, ठीक है? ध्यान से समझना, 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इंडिविजुअल ऑफ अ कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल,
increasing the knowledge, skill level, capacity of the people of the country, accumulation of tangible wealth, ठीक है, accumulation of intangible wealth। अब देखो दोनों एक साथ नहीं जा सकते, कॉन्ट्रडिक्शन है, टेंजिबल या इंटेंजिबल में से कोई एक होगा, ठीक है, तो पहले चूज करो कि टेंजिबल जाओगे कि इंटेंजिबल। अगर टेंजिबल के साथ जाओगे तो ए के साथ जाना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट को भी लेके चलना पड़ेगा क्योंकि कैपिटल इज अ टेंजिबल थिंग, ठीक है। अगर इनटेंजिबल के साथ जाओगे तो तुम्हें सेकंड के साथ जाना पड़ेगा, मतलब या तो 4 2 के साथ जाओ या फिर 3 और 1 के साथ जाओ, ये दो ही आपके पास ऑप्शन है। अगर आप इनटेंजिबिलिटी की तरफ जाते हो कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज अ इनटेंजिबल वेल्थ, सो ह्यूमन इज इनटेंजिबल कह सकते हैं काइंड ऑफ। सो वो इन इससे रिलेटेड आपका 1 and 3 नहीं होगा, 2 and 4 होगा यहाँ पे आंसर। सो आंसर इज ऑप्शन 2 and 4। वैसे भी 3 1 तो है ही नहीं, 3 1 दिया हुआ ही नहीं है, सो 2 4 आपका डायरेक्ट भी आ जाएगा। अगर आप इस तरीके से पेयरिंग कर लेते हो तो उससे भी आंसर निकल सकता है। इस तरीके से एग्जाम में करने की प्लीज ट्राई करिएगा, ठीक है, इजीली इजी है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पीवीटीजीज, ठीक है। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जब भी तीन चार स्टेटमेंट्स हो ना, हमेशा कोशिश करना कि सबसे गलत को आइडेंटिफाई करना है आपको। सही कौन सा है वो आपको आइडेंटिफाई नहीं करना, इसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें सबसे गलत कौन सा होगा, सबसे गलत होने के चांसेस किसके हैं, ठीक है, किसकी प्रोबेबिलिटी है सबसे ज्यादा गलत होने की, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, मतलब करेक्ट बताना है। इसका मतलब यहाँ पे एलिमिनेशन सिर्फ एक स्टेटमेंट कोई गलत है, मतलब एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करेगी, सो एक गंदी मछली आपको आइडेंटिफाई करनी है, यहाँ पे वो कौन सी है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी हो सकती है। पीवीटीजीज रिजाइड्स इन 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी, ठीक है। फैक्ट दिया हुआ है 18 की जगह 19 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 1 की जगह 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे चांसेस तो है। A stagnant or declining population is the one of the criteria for determining PVTG status। मैंने आपको पहले ही बोला वन ऑफ दी कहीं भी आ जाए 90% चांसेस है कि ये स्टेटमेंट सही होगा, तो 2 तो सही होगा ही होगा, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट एलिमिनेट हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। देयर आर 95 पीवीटीजी, 90 भी हो सकती है, 94 भी हो सकती है, 75 भी हो सकती है, 70 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे चेंज हो सकता है। इरुलर कोंडारेड्डी ट्राइब्स आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ पीवीटीजीज, ठीक है। सबसे ज्यादा गलत क्या हो सकता है, सबसे ज्यादा गलत या तो 1 हो सकता है या फिर थर्ड हो सकता है, ठीक है। बिकॉज मैं क्यों नहीं कह रहा इरूलर एंड कोंडा रेड्डी ट्राइब नहीं हो सकती, बिकॉज स्पेसिफिकली एग्जामिनर का फोकस यहाँ पे नहीं है। बात समझ आ रही है, ये वो स्टेटमेंट नहीं है कि वो आपसे चाहता है कि ये आपको मतलब बहुत एग्जैक्टली पता हो या फिर इस तरीके से, यहाँ पे वो कुछ गड़बड़ नहीं करेगा। गड़बड़ करेगा तो या तो यहाँ करेगा या फिर यहाँ करेगा। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि सबसे ज्यादा गड़बड़ के चांसेस कहाँ पे है। बात समझो, 95 पीवीटीजीज ऑफिशियली नोटिफाइड सो फार, यहाँ पे बहुत ज्यादा गड़बड़ होने के चांसेस है, और 18 स्टेट वाले में भी गड़बड़ होने के चांसेस है। बट 18 स्टेट्स को आप ध्यान से समझो कि ट्राइबल स्टेट्स सारे तो नहीं है, मतलब सभी स्टेट्स में ट्राइबल है या फिर पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है सभी स्टेट्स में, ये तो सच नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको 3 and 1 में कंफ्यूजन हो सकता है, या तो आप 3 को हटाओगे या आप 1 को हटाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे 50-50 मैं मानूंगा, ठीक है, कोई कहीं भी जा सकता है। मैं यहाँ पे अभी आपको कह दूं नहीं नहीं यही स्टेटमेंट सही है ये गलत है, तो वो एक मतलब कहीं ना कहीं वो गलत बात है, ठीक है। तो एक कहीं ना कहीं 50-50 वाली सिचुएशन है, या तो आप 3 को एलिमिनेट कीजिए या 1 को एलिमिनेट कीजिए, ठीक है। ज्यादा चांसेस अगर मैं होता तो 3 को एलिमिनेट करता, क्योंकि 95 पीवीटी इतना बेसिक भी पता होता है कि पढ़ के जाएं तो, या बेसिक कुछ हो कि 95 तो नहीं है, ठीक है, कम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैनिपुलेशन हो सकता है, तो 3 को अगर हम काटेंगे तो आपका आंसर आएगा 1 2 and 4, ठीक है। बट मैं कह रहा हूं कि इक्वली पॉसिबल है, आप 18 स्टेट्स वाले को भी गलत मान सकते हैं, मैं उसमें नहीं कह रहा कि आप गलत कर नहीं कर सकते, हो सकता है। तो स्टेटमेंट 1 2 and 4 ये तीनों सही है, ये याद रखना फॉर द फ्यूचर पर्पस, ठीक है। अब समझते हैं यहाँ पे 75 है ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड पीवीटीजीज अक्रॉस 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी, ठीक है। वो यूनियन टेरिटरी कौन सी है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, काफी न्यूज में रहता है। स्टेटमेंट 2 द देबार कमीशन, ये भी क्वेश्चन बनता है, देबार कमीशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देबार कमीशन इज रिलेटेड टू द प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स कैटेगरी, क्योंकि इन्होंने कैटेगराइजेशन में बताया था, लेटर रीनेम्ड एज अ पीवीटीजी 2006,
द गवर्नमेंट यूजेस 4 स्पेसिफिक क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई देम। ठीक है, वो कौन से? स्टेगनेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी, अ सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो, तो एग्रीकल्चर आपको याद रखना है, प्री प्रिमिटिव एग्रीकल्चर, स्टेगनेंट डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, ठीक है, सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी एंड एक्सट्रीमली लो लिटरेसी। ठीक है, ये 4 देबार कमीशन ने क्राइटेरिया बताए थे। थर्ड स्टेटमेंट 75 है, ठीक है, मैंने आपको भी बताया। और उड़ीसा में सबसे ज्यादा है, ये भी याद रखना, ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा इज द लार्जेस्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ पीवीटीजीज। ठीक है, बोथ ट्राइब्स आर ऑन द ऑफिशियल लिस्ट, ए रूरल ट्राइब एंड जो कि तमिलनाडु की है, एंड कोंडा रेड्डी फ्रॉम द आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ठीक है, ये भी आपको फ्यूचर में याद रखने हैं। यहां से मतलब इस पूरे कंटेंट से जो भी हमने इसके अंदर और इन डेप्थ के अंदर इन स्टेटमेंट को एनालिसिस किया है, यहां से वापस फ्यूचर में एक क्वेश्चन बनने का हाई चांसेस है। तो प्लीज इन फैक्ट्स को याद रखिए। देबार कमीशन 4 क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी 2025 से थोड़ा फैक्चुअल नेचर में जा रहा है, तो थोड़े फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ इट्स सोशल कैपिटल। समाज की कैपिटल, सोशल कैपिटल। ठीक है, तो समाज में घुलना मिलना। ठीक है, द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी इन द सोसाइटी इज रिलेटेड टू सोशल कैपिटल। ठीक है, साइज ऑफ पॉपुलेशन, वर्किंग एज, ये तो नहीं है सोशल कैपिटल। ठीक है, मतलब हमने अभी बात की। द स्टॉक ऑफ बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये भी नहीं है। द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट्स इन द पॉपुलेशन, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड द हार्मनी इन द सोसाइटी, बिकॉज दिस इज अ इनविजिबल क्लू। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये कंट्री की फिजिकल कैपिटल है, ब्रिजेस इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आपका ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है, और ह्यूमन कैपिटल ये भी है, लिटरेसी। ठीक है, ये याद रखना आप फ्यूचर के लिए। ठीक है, कंसिडर दी फॉलोइंग। India is the second country in the world to adopt a national family planning program. मुझे नहीं पता सेकंड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। ठीक है, the national population policy of India 2000 seeks to achieve replacement level fertility by 2010 with a population of 111 crore. Kerala is the first state in India to achieve replacement level of fertility. ठीक है, ये तो ठीक ठाक लग रहा है, बट मेरा मेन यहाँ पे ये नहीं है कि मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊं, बिकॉज काफी पुराना है 2005 का। मुझे यहाँ पे आपको रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी बताना है। यहाँ से यूपीएससी फिर से क्वेश्चन पूछ सकता है। सो माय मेन फोकस हियर इज टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी। ठीक है, कभी कभी ज्यादा हाईलाइट हो जाता है ना। तो व्हाट इज रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी, पहले हम इसको जानते हैं। ठीक है, वैसे अगर मैं आंसर बताऊं तो ये इनकरेक्ट है फर्स्ट वाला। ठीक है, तो जब भी ये सेकंड कंट्री, देखो फर्स्ट कंट्री, लार्जेस्ट कंट्री, ये फिर भी सही होते हैं, मतलब ये दोनों वर्ड सही होते हैं, समझना बात। बट यहीं पे सेकंड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, ये सब ज्यादा गलत होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट और लार्जेस्ट कोई चीज हो तो वो जनरली सही होते हैं। जैसे लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, इस तरीके की बात हो, वो ठीक होते हैं। एक वो स्विट्जरलैंड का भी क्वेश्चन था, लार्जेस्ट है तो वो सही है, तो वहां पे मोस्टली ये वाले वर्ड्स सही होते हैं। बट ये सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट, ये मोस्टली यूपीएससी गलत करता है। तो ये अगर आप आइडेंटिफाई करो तो भी आंसर हो सकता है। ये ट्रिक है, दिमाग में रखना, इस बात को मेरी याद रखना। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि व्हाट इज दिस रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी। ठीक है, रिप्लेसमेंट लेवल से पहले आप टोटल फर्टिलिटी रेट जानो कि ये क्या होता है। टोटल फर्टिलिटी रेट इन अ इकोनॉमी इज डिफाइंड एज, ठीक है, 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सोर्स भी बता देता हूँ। सोर्स है इसका फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के अंदर टोटल फर्टिलिटी रेट के ऊपर काफी ज्यादा आपका फोकस होता है, और उसमें डायरेक्टली डिफाइंड होती है व्हाट इज टोटल फर्टिलिटी। बिकॉज जब वो फाइनेंस कमीशन अपने क्राइटेरियाज बताती है, उसके अंदर टोटल फर्टिलिटी रेट के बेसिस पे ही डेटा निकाला जाता है। आपने अगर मेरी फाइनेंस कमीशन की 16 फाइनेंस कमीशन की वीडियो देखी होगी, तो वहां पे भी मैंने टोटल फर्टिलिटी रेट को समझाया है। ठीक है, तो आप अगर नहीं देखी है तो प्लीज, हर साल यूपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछता है फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट, तो 16th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट आपको 2026 से लेकर 2031 तक काम आएगी। तो ये वीडियो जरूर देख लेना, मेरे आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सो टोटल फर्टिलिटी रेट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न per thousand people in the population in the year, the number of children born to a couple in their lifetime in a given population, the birth rate minus death rate, the average number of live birth a women would have by the end of her child bearing age। ठीक है, तो ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, इसमें तुक्काबाजी नहीं है। बट फिर भी अगर थोड़े कॉन्सेप्ट्स पता हो तो एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ठीक है, ये क्या होता है?
बर्थ रेट से माइनस कर दोगे डेथ रेट तो क्या निकलेगा? ठीक है, तो बर्थ रेट से डेथ रेट, तो नेचुरल इंक्रीज कहीं ना कहीं हम देखते हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू द कपल, ऐसा कुछ होता नहीं है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1000 पॉपुलेशन में बर्थ रेट होती है। द एवरेज नंबर ऑफ लिव बर्थ इन अ वुमेन, यही एक फॉर का डायरेक्ट है। अब कॉन्सेप्ट समझो ये होता क्या है। ये तो हो गई क्वेश्चन सॉल्विंग वाली बात। देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। ठीक है, चाइल्ड, ठीक है, कोई भी एक चाइल्ड है, ठीक है, चाइल्ड है, इज अ प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट, जो भी जो कहना है, ठीक है, बाय प्रोडक्ट किसका है? ठीक है, कपल, एक कपल का है, ठीक है, पूरे कपल का है, ये सब जो बात है ना। ठीक है, मतलब जितना आपको मेल का इंपॉर्टेंस है उतनी ही फीमेल की इंपॉर्टेंस, दोनों की इंपॉर्टेंस है, और तब जाके एक चाइल्ड होता है। ठीक है, जनरली ये देखा जाता है, ये माना जाता है कि दो लोग यहां पे चाइल्ड को प्रोड्यूस करने में लगे हैं। ठीक है, अब चाइल्ड इनसे यंग है, ठीक है, ये एल्डर है दोनों ही, ठीक है, दोनों ही एल्डर है। पहले डेथ किसकी होगी? हाई चांसेस है इनकी हो, पहले ये भी हो सकती है बट हाई चांसेस है इनकी होगी। ठीक है, बट इन्होंने पीछे लेगेसी में क्या रखा? एक चाइल्ड। तो एक चाइल्ड रखेंगे तो क्या प्रॉपर रिप्लेस कर देंगे दोनों को? यहां पे दो लोगों ने मिलकर एक चाइल्ड पैदा किया है, दो लोगों ने मिलकर एक चाइल्ड को पैदा किया है। तो जब मान लो ये दोनों की डेथ हो गई, जो कि ऑब्वियस है, ठीक है, कि इनकी पहले होगी और चाइल्ड बाद में, इसकी बाद में डेथ होगी, तो क्या ये दोनों लोग जो है उनको रिप्लेस कर देगा एक चाइल्ड? सवाल उठता है, नो, नहीं। तो यहाँ पे कितने चाइल्ड करने पड़ेंगे? लगभग दो चाइल्ड यहाँ पे अगर वो करते हैं, तो जब ये दोनों मर जाएंगे तो पीछे दो चाइल्ड यहाँ पे छोड़ के गए हैं, तो रिप्लेसमेंट लेवल प्रॉपर हो जाएगा। तो एक रिप्लेसमेंट लेवल क्या होना चाहिए? टू इज द आइडियल रिप्लेसमेंट लेवल, बट द आइडियल रिप्लेसमेंट लेवल इज 2.1। ठीक है, इसे 2.1, ठीक है, 2.1 होता है। 2.0.1 हमने इसलिए लिया, अगर मान लो नियोनेटल, अगर कोई बच्चा मर गया या फिर अदर कोई डिस्क्रिपेंसी आ गई, डेटा स्क्यूड, हमारा सेक्स रेशियो भी स्क्यूड है, ठीक है, तो उन सबको हमने मिलाकर 0.1 ऐड कर दिया, तो एक आइडियल स्टैंडर्ड ये माना गया, द रिप्लेसमेंट लेवल इज 2.1। इसका मतलब क्या है? जितना, जितने लोग, मतलब जितने लोगों ने मिलकर पैदा किया उतने ही वो उतना प्रोडक्शन भी कर दिया उन्होंने। तो ये प्रॉपर एक ऑप्टिमम पॉपुलेशन का ग्रोथ माना जाता है। मगर अगर मान लो कि रिप्लेसमेंट लेवल कंट्री अचीव कर लेती है, 2.1 अचीव कर लेती है, इसका मतलब अब पॉपुलेशन जितना पैदा हो रहे हैं उतने ही मर रहे हैं, मतलब प्रॉपर रिप्लेसमेंट लेवल है। ये हम कैसे काउंट करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं? टोटल फर्टिलिटी रेट से कैलकुलेट करते हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट, द एवरेज नंबर ऑफ लिव बर्थ अ वुमेन वुड हैव टू हैव बाय द एंड ऑफ अ चाइल्ड बियरिंग एज। ठीक है, मतलब चाइल्ड बियरिंग एज मतलब लगभग मान के चलो मेनोपॉज जब तक आए, मतलब 50 के आसपास, ठीक है, तब तक एक 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 विमेन ने कितने बच्चे पैदा किए हैं। ठीक है, वो एक ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ऑप्शन डी है। सो टीएफआर हम देखते हैं, टीएफआर कैलकुलेट करते हैं, टीएफआर से हमें रिप्लेसमेंट लेवल पता चलता है कि एग्जैक्टली कितना रिप्लेसमेंट लेवल है। तो एक आइडियल रिप्लेसमेंट लेवल इज 2.1। तो सवाल उठता है इंडिया में क्या है? ठीक है, व्हाट इज द रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर विमेन नीडेड टू कीप अ पॉपुलेशन स्टेबल विदाउट माइग्रेशन, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर मैंने 2.1 बताया, क्यों 0.1 इज फॉर इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड स्क्यूड सेक्स रेशियो। ठीक है, एंड जहां पे मान लो रिप्लेसमेंट लेवल बिलो 2.1 है, इसका मतलब पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा, पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा। 2.1 मतलब बराबर है, ठीक है, 2.1 से ज्यादा मतलब अभी स्टेज 1 पे है कंट्री। तो इंडिया का रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से नीचे जा रहा है। ठीक है, तो इंडिया की पॉपुलेशन अब नेगेटिव की तरफ, मतलब अब पॉपुलेशन कहीं ना कहीं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की ओर जा रही है। अभी हमने पढ़ा था व्हाट इज पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, मतलब हमने रिप्लेसमेंट लेवल को तो अचीव कर लिया है 2.1 से, अब हम नीचे हैं। ठीक है, ये अचीव कर लिया इंडिया ने, सक्सेसफुली अचीव कर लिया है। अब हमें कहां जाना है? अब हम जाएंगे पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की ओर, लगभग हमें डिकेड और लगेंगे, उसमें कहा था ना एक डिकेड दो डिकेड लगते हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन होने में, तो वो लगेगा। बाकी हमने रिप्लेसमेंट लेवल अचीव कर ली है, ये याद रखना बात। तो केरला ने तो ये अचीव 1988 में कर ली थी, आप समझो इस बात को। केरला ने तो ये चीज 1988 में ही कर ली थी। ठीक है, तो ये बात दिमाग में आपको रखना है। सो फर्स्ट इज टोटल फर्टिलिटी रेट, उसके बाद क्रूड बर्थ रेट, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, एंड द फोर्थ इज
सॉरी ये टोटल फर्टिलिटी रेट मैंने बता दिया है। एंड ऑप्शन बी इज अ टीएफआर इज स्टैटिस्टिकल एवरेज, वो तो नॉट अ लिटरल काउंट ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू अ स्पेसिफिक कपल, तो वो जो कपल वाला तो बिल्कुल ही फर्जी यहाँ पे बनाया गया था। ठीक है, तो ये याद रखना फैक्ट क्या है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया व्हाट इज टीएफआर, व्हाट इज रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। ठीक है, और थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स के एपिसोड, अब इकोनॉमिक्स के एपिसोड मतलब 2-4 रहे हैं, वो भी बहुत सेग्रीगेटेड है, छोटे-छोटे होंगे। तो मोस्टली आप ये मान के चलो यहाँ से कि आपकी इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गई है। ठीक है? आपकी जो इकोनॉमिक्स है वो मोटा-मोटा कंप्लीट हो चुकी है। कुछ छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं, मुझे जैसे-जैसे पीवाईक्यूज़ मिलते रहेंगे, वैसे-वैसे मैं वो छोटे-छोटे जो है आपके इकोनॉमिक्स के एपिसोड्स बना दूँगा। ठीक है? 2-4 एपिसोड आएँगे, बस आप मान के चलिए कि यहाँ से आपका इकोनॉमी मोटा-मोटा जो है वो एकदम कवर हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच।